दोस्तों, जब नया साल आता है तो उस दिन हम बहुत सी चीज़ें करते हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ पार्टी और जगह जगह पर घूमना फिरना। मगर जब वो नया साल ही हमारे लिए भयानक बन जाए तो क्या होगा। दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है और मेरे साथ जो हुआ वो शायद ही किसी के साथ हुआ होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस घटना से शायद ही रूबरू हुए होंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि नया साल आने के एक दिन पहले मैंने और मेरे दोस्त राजू ने प्लान किया कि हम लोग नए साल में बाहर पार्टी करने जाएंगे। और हमारी एक दोस्त पूजा को भी हमने बोल दिया था, मगर उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसे कोई कॉलेज से प्रोजेक्ट मिला है जिसे वो पूरा करने में लगी हुई है, इसलिए वो नहीं आएगी। फिर मैंने राजू को बोल दिया कि पूजा ने आने से मना कर दिया है। और फिर उसके बाद हम दोनों ने ही प्लान किया कि हम दोनों ही रात के 7 बजे निकलने वाले थे। मैंने अपने घर में भी बोल दिया था कि आज मैं राजू के साथ बाहर जा रहा हूँ पार्टी करने के लिए। फिर इसके बाद जब राजू गाड़ी लेकर आया तो मैं घर से निकल पड़ा। उस वक्त यहीं तकरीबन रात के 7:15 बज रहे थे और हम दोनों ने प्लान किया था कि हम आज नाइट आउट करेंगे। पूरी रात हम घर से बाहर ही रहेंगे और जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही हम करने वाले थे। लेकिन जब हम दोनों अपने घर से काफ़ी दूर आ गए थे, घर से दूर आने के बाद जब राजू की नज़र सामने खड़ी लड़की पर पड़ी तो उसने गाड़ी को उस लड़की के पास रोक दिया। जब हमने उस लड़की की तरफ देखा तो हमें पता चला कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पूजा ही थी। अब पूजा को देखकर हम दोनों थोड़ा चौंक गए थे कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। इसने तो हमसे मना कर दिया था कि मैं नहीं आ सकती, तो फिर ये यहाँ पर कैसे। अभी हम दोनों यही सब सोच ही रहे थे कि तभी राजू ने कहा कि अरे पूजा, तू यहाँ पर कैसे। पूजा ने राजू के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और पूजा के जवाब न देने पर मैंने पूजा से कहा, एक काम कर, पहले तू गाड़ी के अंदर बैठ, उसके बाद बात करते हैं। वैसे भी अब तू बाहर आ ही गई है तो चलते हैं हम लोग। हमारे ये कहने पर पूजा गाड़ी में आकर बैठ गई। पूजा जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठी तो उसी वक्त राजू ने गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हमारी गाड़ी अब काफ़ी दूर निकल आई थी, लेकिन उस वक्त जब हम पूजा से कुछ भी पूछ रहे थे तो वो हमारी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, जो हमारे मन में एक अजीब सा सवाल पैदा कर रही थी। अभी मैं और राजू यही सब सोच ही रहे थे कि तभी मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन के बजते ही जब मैंने फ़ोन देखा तो फ़ोन पर पूजा का कॉल था। पूजा का कॉल आता देखकर मैं थोड़ा घबरा गया कि पूजा तो मेरे पीछे बैठी हुई है, तो फिर ये मुझे कॉल क्यों कर रही है। लेकिन फिर जब मैंने उसका फ़ोन उठाया तो उसने कहा कि सॉरी प्रेम, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मुझे कॉलेज का काम करना है। वो मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना था ना, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोल दिया था। उसकी बात सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सर से अब पसीना निकलने लगा था और तभी मैंने पूजा से कहा कि पर यार, तू तो मेरे पीछे बैठी है। जिस पर उसने कहा कि अरे यार, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, यहाँ पर काफ़ी शोर हो रहा है। फिर उसके बाद पूजा ने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन काटते ही जब राजू ने मुझसे पूछा कि यार किसका कॉल था और तेरे सर से पसीना क्यों आ रहा है, वो भी इतनी ठंड में, क्या हुआ तुझे। राजू की बातों का मैं जैसे जवाब देता कि तभी पीछे से हमें हंसने की आवाज़ आने लगी। और जब हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि पूजा की तरह दिखने वाली लड़की का चेहरा अब पूरा बदल गया है। उसकी आंखें सफ़ेद पड़ गई हैं और उसके चेहरे पर कटे हुए निशान भी पड़ चुके थे और वो एक डरावनी मुस्कान दिए जा रहे थे। उसकी डरावनी हंसी को देखकर हम दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। राजू का तो गाड़ी के हैंडल से संतुलन भी बिगड़ गया था और गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गई। गाड़ी जैसे पेड़ से टकराई तो हम दोनों का सिर गाड़ी के हैंडल में लगा, जिसके बाद हम दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। और जब थोड़ी देर के बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि राजू गाड़ी के अंदर था ही नहीं। राजू को गाड़ी के अंदर ना पाकर मैं गाड़ी से बाहर निकला और राजू को आवाज़ देने लगा, मगर जब राजू मुझे कहीं भी नहीं दिखा तो मैं अब परेशान होने लगा। एक तो मैं पहले से ही डरा हुआ था और ऊपर से राजू भी गायब था। तो मैंने उसी वक्त अपना फ़ोन निकाला और राजू को कॉल मिलाया। जब मैंने राजू को कॉल किया तो राजू के फ़ोन की रिंगटोन मुझे सामने बना एक घर, जो कि पूरा खंडर में तब्दील हो रखा था, उसी खंडर के अंदर से राजू के फ़ोन के रिंगटोन मुझे सुनाई दे रही थी। मगर राजू मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। मैंने उसको दोबारा कॉल किया मगर फिर दोबारा उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। राजू के फ़ोन ना उठाने पर मैंने सोचा कि मुझे खुद ही इस घर के अंदर जाकर देखना होगा। फिर इसके बाद जब मैं उस घर के अंदर गया तो वो घर अंदर से बहुत ही पुराना दिखाई पड़ रहा था। मुझे पता नहीं क्यों उस घर के अंदर बेचैनी होने लगी थी। जब मैं उस घर के और अंदर गया तो मैंने राजू को आवाज़ लगाई, मगर इस बार भी उसने मेरी आवाज़ का कोई भी जवाब ही नहीं दिया। फिर मुझे याद आया कि राजू का फ़ोन यहीं पर बज रहा था, इसलिए मुझे उसे एक बार फिर से कॉल करना चाहिए
ताकि वो शायद मेरा फ़ोन उठा ले। फिर इसके बाद मैंने राजू को फ़ोन मिलाया और जैसे मैंने राजू को फ़ोन मिलाया तो उसके बाद ही उसका फ़ोन मुझे फिर से बजते हुए सुनाई दिया। जब मैं आवाज़ सुनते सुनते उसके फ़ोन के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका फ़ोन तो वहीं पर पड़ा हुआ था। उसके फ़ोन को देखकर मैंने उसका वो फ़ोन ज़मीन पर पड़ा हुआ उठा लिया। फ़ोन उठाते ही जब मैंने उसके फ़ोन को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि उसके फ़ोन में खून लगा हुआ था। फ़ोन में खून लगा पाकर मैं समझ गया कि राजू किसी मुसीबत में है। अब मैं घबराने लगा था कि कहीं राजू के साथ कुछ हुआ तो नहीं है। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे राजू की आवाज़ आई। राजू की आवाज़ आते ही जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मुझे वो राजू कहीं भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन इसी बीच मुझे फिर से राजू की आवाज़ सुनाई दी। वो ये कह रहा था कि बचाओ मुझे। इस बार मैंने उसकी आवाज़ को ध्यान से सुना और उसके बाद मुझे वो आवाज़ उस घर के अंदर बने एक दरवाजे से आ रही थी। जब मैंने वो दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि उसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो कि नीचे की तरफ जा रही थी। फिर इसी के चलते मैं उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगा और जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक कमरा बना हुआ था और वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। उस अंधेरे को देखकर मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया और जैसे मैंने फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया और सामने की तरफ देखा तो उसे देखकर तो मेरे हाथ पैर कँपकँपाने लगे थे। दरअसल मैंने देखा कि राजू उस कमरे की एक दीवार में घुसा हुआ है। बस उसके हाथ पैर और उसका सर बाहर था, बाकी का शरीर दीवार में धंसा हुआ था। फिर मैं जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसे जगाने लगा क्योंकि वो बेहोश था। उसे मैंने जैसे तैसे करके उठाया और जब वो उठा तो उसने मुझे देखा तो उसकी जान में जान आई। उसने घबराते हुए कहा कि वो मुझे मार देगी, मुझे कैसे भी करके बचा ले। उसकी ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा कि क्या हुआ तुझे, किससे बचा लूँ, और तेरी हालत किसने की है, और तू गाड़ी से यहाँ पर कैसे आ गया। मेरी बात सुनने के बाद उसने कहा कि भाई पूजा ने ही ये सब किया है और उसने ही मुझे इस दीवार के अंदर धंसा दिया। राजू की बात पर मैंने उसे समझाते हुए कहा कि वो पूजा नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल है। अब ये बात सुनते उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने कहा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। पर अभी हम दोनों यही सब बातें ही कर रहे थे कि तभी राजू ने कहा कि भाई पीछे देख, वो आ गई। राजू के इतना कहते ही जब मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि पीछे वही लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर मेरी सांसें उखड़ने लगी क्योंकि इस बार उस लड़की के हाथों में किसी का कटा हुआ सर था जिसे देखकर हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। अभी हम उसी लड़की की तरफ ही देख रहे थे कि एकदम से उस लड़की ने मेरे पैरों को पकड़ के ऊपर उठा दिया और जब उसने मुझे ऊपर लटका दिया तो मैं और भी ज़्यादा दहशत में आ गया। दरअसल मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों हमें यहाँ पर लेकर आई हो और क्या चाहती हो। पर दोस्तों उस वक्त पता नहीं मुझ में कहाँ से इतनी हिम्मत आ रही थी कि मैं उस चुड़ैल को ये सब कह पा रहा था। फिर उसने पता नहीं क्यों मुझे नीचे उतार दिया और जब मैं नीचे गिरा तो मैं सीधा राजू के पास जाकर खड़ा हो गया। जब मैं राजू के पास खड़ा हुआ तो उस लड़की ने कहा कि तुम अगर अपने दोस्त की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और उस लड़की के इतना कहने पर मैं और भी ज़्यादा घबराने लगा कि अब ये ऐसा कौन सा काम देगी। मेरे दिमाग में अभी यही सब सवाल चल रहे थे कि तभी उस लड़की ने बताया कि तुम्हें यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक हॉस्पिटल दिखाई देगा जो कि बंद पड़ा हुआ है, लेकिन वो हॉस्पिटल रात के 1:30 बजे खुलेगा। तुम्हें उस हॉस्पिटल के खुलते ही उसके अंदर चले जाना है और याद रखना तुम्हें उस हॉस्पिटल के अंदर सफ़ेद कपड़े पहनकर ही अंदर जाना होगा, नहीं तो तुम्हें वो लोग मार देंगे। फिर इसके बाद तुम्हें उस हॉस्पिटल के रूम नंबर 24 में जाना होगा। उस रूम के अंदर तुम्हें एक लाश मिलेगी और उस लाश को लेकर तुम्हें उस हॉस्पिटल से निकलना है। लेकिन उस हॉस्पिटल से लाश को लेकर निकलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उस हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर है जो कि जिंदा लोगों और मरे हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता है। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो वो तुम्हें कैद कर लेगा और तुम्हारे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करेगा। अगर तुम उस हॉस्पिटल से निकल गए तो उसके बाद तुम्हें उस लाश को लेकर सीधा शमशान घाट जाना है और वहीं पर उस लाश को तुम जला देना, जिसके बाद तुम और तुम्हारा दोस्त बच सकते हो। लेकिन हाँ, अगर तुम वो काम नहीं कर पाए तो तुम्हारे दोस्त को ये काम करना होगा, वो भी अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रहे तो शायद तुम बच जाओ। लेकिन वो काम तुम्हें रात के 2:30 बजे से पहले करना होगा। अगर तुमने 2:30 बजे से पहले वो काम नहीं किया तो तुम उस हॉस्पिटल के अंदर ही मर जाओगे, क्योंकि वो हॉस्पिटल रात के 2:30 बजे तक ही खुला रहेगा, फिर उसके बाद वो बंद हो जाता है। इसलिए तुम्हें रात के 2:30 बजे से पहले ही हॉस्पिटल से बाहर निकलना होगा।
दोस्तों उस लड़की की ये सारी बात सुनने के बाद मेरी रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी कि अब मैं यहाँ से बचकर निकल पाऊँगा, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था, इसलिए मुझे ये काम करना होगा। मगर फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि ये काम तो हमारे अलावा कोई और भी कर सकता था, तो हम ही लोग क्यों? तो उसने कहा कि बहुत सारे लोगों ने इस काम को करने की कोशिश की, मगर शायद उनकी किस्मत ख़राब थी। वो लोग उस लाश को वहाँ से नहीं निकाल पाए और उनकी मौत उसी हॉस्पिटल में हो गई। अब उस लड़की के इतना कहने पर मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लग गई। उसने कहा कि तुम्हारे पास समय अब कम है, तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। दोस्तों फिर जब मैंने अपने फ़ोन में समय देखा तो उस वक्त 1:15 हो रहे थे। टाइम को देखने के बाद वो लड़की मुझे लेकर बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया और वो लड़की भी मेरे साथ गाड़ी के अंदर बैठ गई और उसने कहा कि तुम्हें आगे से गाड़ी को दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देना है, उसी रास्ते पर तुम्हें वो हॉस्पिटल मिलेगा। फिर उसके ये कहने पर मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया और जब वो रास्ता मुझे दिखा तो मैंने गाड़ी को उस रास्ते पर मोड़ दिया। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मेरी गाड़ी अपने आप ही रुक गई और जब मैंने बाहर देखा तो मुझे वहाँ पर वही हॉस्पिटल दिखाई दिया। उस हॉस्पिटल को देखते ही उस लड़की ने कहा कि अब तुम्हें अपना सफ़र यहीं से तय करना है, और ये कहकर वो लड़की गायब हो गई। खैर दोस्तों मैंने भी अपनी हिम्मत को बढ़ाया और फिर गाड़ी से उतरकर उस हॉस्पिटल के पास पहुंचा। जब मैं उस हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो वो हॉस्पिटल पूरी तरह से वीरान दिखाई पड़ रहा था और उसका दरवाज़ा बंद था। उस लड़की ने तो कहा था कि यह हॉस्पिटल 1 बजे खुल जाएगा, तो अभी तक खुला क्यों नहीं? और जब मैंने अपने फ़ोन में समय देखना चाहा तो मेरा फ़ोन भी बंद हो गया था क्योंकि उसमें बैटरी नहीं बची थी। फिर इसके बाद मैं उस हॉस्पिटल के दरवाजे पर ही खड़ा इंतज़ार करता रहा कि कब ये खुलेगा, और फिर कुछ देर के बाद वो दरवाज़ा खुल गया और हॉस्पिटल में लाइट भी जल गई। फिर मुझे वहाँ पर नर्स और डॉक्टर दिखाई दिए, मगर उस हॉस्पिटल के अंदर जाने के पहले मैंने बाहर रखे सफ़ेद कपड़े से अपने आप को ढक लिया और मैं हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। जब मैं हॉस्पिटल के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। वहाँ पर जो भी लोग थे वो थोड़े अजीब दिख रहे थे, लेकिन मैंने उन लोगों को अनदेखा करके उस लड़की के कहे गए अनुसार रूम नंबर 24 को ढूंढने लगा। जब मैं उस रूम को ढूंढ रहा था तो मैंने देखा कि ऑपरेशन थिएटर से मुझे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ों को सुनने के बाद मैं सीधा उस ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचा और उसके बाद मैंने जो अंदर देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। दरअसल मैंने देखा कि वहाँ पर एक डॉक्टर डेड बॉडी को बीच में से काट रहा था और उसमें से दिल और किडनी बाहर निकाल कर रख रहा था। दोस्तों उस नज़ारे को देखकर मैं किस तरह का महसूस कर रहा था वो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला और वहाँ से दबे पैर जाने लगा। जब मुझे रूम नंबर 24 नीचे नहीं मिला तो मैं ऊपर की तरफ जाने लगा और जब मैं फर्स्ट फ्लोर में पहुंचा तो मुझे वो रूम नंबर 24 मिल गया। लेकिन उस रूम को देखने के बाद मैं उस रूम के अंदर गया। जब अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि जैसे कि उस लड़की ने मुझे कहा था कि उस रूम में एक लाश रखी हुई है, तो उसी लाश को तुम्हें इस हॉस्पिटल से बाहर निकालना है। उस लड़की के कहे अनुसार मैंने उस लाश को स्ट्रेचर में रखा और उसे लेकर मैं उस रूम से निकला और नीचे जाने लगा। लेकिन जब मैं नीचे उतरा और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मुझे मेरी मौत दिखाई देने लगी। दरअसल मैंने देखा कि वो सभी लोग जो हॉस्पिटल में थे वो अब हाथों में खंजर लेकर गेट के पास खड़े हुए थे। उन लोगों को देखकर अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी मैंने देखा कि अब वो लोग पता नहीं अचानक से गायब हो गए। उन लोगों को अपने आप गायब होता हुआ देखकर मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो लोग गए तो गए कहाँ। इतनी जल्दी मेरी आंखों से वो लोग कैसे ओझल हो गए। खैर मेरे लिए तो ये खुशी की बात थी और शायद मुझे ये लगने लगा था कि मैं राजू को बचा लूँगा, और यही सब सोचकर मैं हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा। पर जब मैं उस हॉस्पिटल से बाहर निकलकर उस लाश को लेकर उस लड़की के बताए शमशान घाट में जाने लगा तो फिर कुछ देर बाद मैं शमशान घाट पहुंच गया और वहां पर मैंने लकड़ियां जमा की और उसकी लाश को उन लकड़ियों के ऊपर रख दिया। और जब मैंने उस लाश के ऊपर से पन्नी हटाई तो मैंने देखा कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि वो पूजा की ही हमशक्ल लड़की थी जिसने मुझे इस लाश को जलाने के लिए कहा था। लेकिन दोस्तों उस वक्त मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और उसके बाद मैंने उस लाश को जला दिया। उस लाश के जलाते ही मैंने देखा कि वो लड़की भी मेरे सामने आ गई और देखते ही देखते वो लड़की गायब होते जा रही थी और फिर थोड़ी देर के बाद वो पूरी तरह से गायब हो गई। उस लड़की के गायब होते ही मैं सीधा गाड़ी के पास गया और गाड़ी को स्टार्ट करके राजू के पास जाने लगा। और जब मैं उस खंडर बने घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि राजू वहीं बाहर बेहोश पड़ा हुआ था। उसे बेहोश पड़ा देखकर मैं सीधा गाड़ी से नीचे उतरकर
उसके पास पहुंचा और उसे उठाया कि राजू जल्दी उठ। फिर जब राजू उठा तो हम दोनों गाड़ी में बैठकर सीधे अपने घर की ओर निकल पड़े और घर पहुंचकर हमारी जान में जान आई। लेकिन इसके बाद जब हमने ये बात पूजा को बताई तो उसके बाद हमें जो पता चला वो हमारी भी सोच से परे था। दरअसल पूजा ने बताया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही कजन बहन थी। वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। दरअसल उसकी मौत 6 महीने पहले हुई थी और उसकी लाश हमें आज तक नहीं मिली। वो रात को अकेले ही बाहर से अपने घर आ रही थी और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये तो हमें आज तक पता नहीं लगा। हमने उसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है पर अभी तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। लेकिन दोस्तों जब हमने उसे सारी बात बताई तो वो ये सब सुनने के बाद बुरी तरह से रोने लगी कि मैंने उसकी लाश को जला दिया। फिर उसने अपने घर वालों की बात बताई और पुलिस जब उस खंडर बने हॉस्पिटल में पहुंची तो वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला और ना ही कोई सुराग। दोस्तों ये बात हमारे लिए आज भी पहेली बनी हुई है और उस रात को मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक